हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं शुरू में ही आपको एक बात बता दूं कि चूँकि टाइम बहुत कम रह गया है और बच्चे ये कह रहे हैं कि सर थोड़ा जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट कराइए, इसलिए मैं अब ये कोशिश करूंगा कि जो मेन बातें हैं, जो मेन पॉइंट्स है, उसको मैं बताऊं और बहुत शॉर्ट करके मैं जल्दी से पढ़ा के थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करूं। जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिवीजन करने का भी टाइम मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। अब लिपिड्स क्या होता है इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ चुके हैं। शुरू के जो चैप्टर्स थे, दूसरा चैप्टर था शायद या तीसरा चैप्टर, उसमें मैंने लिपिड्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा दिया है आपको। तो अब हम लोग यहाँ पे लिपिड्स की डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि लिपिड्स का जो मेटाबॉलिज्म है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो लिपिड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडीज इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स एंड फैटी एसिड्स। तो जो ये लिपिड है ये हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग टाइप से प्रेजेंट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा होता है? वो होता है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा होता है? ट्राइग्लिसराइड होता है। कितना होता है? तकरीबन 85 से 90% हमारी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड होता है लिपिड के फॉर्म में। ठीक है, लिपिड हमारे बॉडी में मान लीजिए 100% है, तो उसमें 80 से 90% सिर्फ क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड होता है। बाकी जो है वो होते हैं जैसे फैटी एसिड हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो इस टाइप की और भी चीज़ें हैं वो सब आती है किसमें? 10% में। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि आगे जो हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो ना तो हम लोग कोलेस्ट्रॉल का पढ़ेंगे, ना तो हम लोग क्या है फॉस्फोलिपिड का पढ़ेंगे। हम लोग आगे जो पढ़ेंगे डिटेल में मेटाबॉलिज्म यानी उसका ब्रेकडाउन वगैरह, तो वो किसका पढ़ेंगे? ट्राइग्लिसराइड का पढ़ेंगे। इसलिए ये बात मैं बता रहा हूँ। ठीक, अब एक पॉइंट ध्यान रखिए, द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स टू रिलीज फैटी एसिड इज कॉल्ड लिपोलाइसिस। समझ में आ रही बात? लिपोलाइसिस का मतलब क्या है कि जब हम लोग किसी भी लिपिड को तोड़ते हैं फैटी एसिड निकालने के लिए, किसी भी लिपिड को हम लोग तोड़ते हैं उससे फैटी एसिड हासिल करने के लिए, रिलीज करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिपोलाइसिस। ठीक, अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है जो कि कितना होता है? तो ये 80 से 85% होता है टोटल लिपिड का। ठीक, एंड स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। और ये कहाँ पे स्टोर होता है? तो जो हमारा एडिपोज टिश्यू होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, वहाँ पे स्टोर होता है। एंड दे आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर टू प्रोवाइड एनर्जी आफ्टर लॉन्ग स्टारवेशन। और ये एडिपोज टिश्यू से ये नहीं कि हर वक्त रिलीज होते रहते हैं, बल्कि जब आदमी लंबे समय तक क्या है भूखा रहता है, स्टारवेशन से सफ़र करता है, तब ये रिलीज होते हैं। मान लीजिए मैं 4-5 दिन तक खाना ना खाऊं, तो जब मेरा ग्लूकोज और ग्लाइकोजन है जब वो खत्म हो जाते हैं तब ये फैट वगैरह रिलीज होते हैं। और ये याद रखिएगा, अगर एक ग्राम मान लीजिए क्या कहते हैं लिपिड है और 1 ग्राम ग्लूकोज है, तो ये जो लिपिड है ना ये ग्लूकोज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। समझ में आ रही बात? इससे हमको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज से कम मिलती है। लेकिन ग्लूकोज पहले इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म आसान है, वो बहुत आसानी से टूट जाता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है और बड़ी जल्दी एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। इसलिए उसको हम लोग फर्स्ट स्टेप पे रखते हैं कि एनर्जी की ज़रूरत है तो फ़ौरन ग्लूकोज लिया जाता है। वरना जो लिपिड है ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है बिलमुकाबिल किसके? ग्लूकोज के। ठीक, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो लिपोलाइसिस मतलब क्या है? लिपोलाइसिस का मतलब ये है कि जब हम किसी भी लिपिड को तोड़ते हैं उससे फैटी एसिड निकालने के लिए उसको बोलते हैं लिपोलाइसिस। तो अब हम लोग लिपोलाइसिस करने जा रहे हैं किसका? ट्राइग्लिसराइड का। यानी ट्राइग्लिसराइड से हम लोग अब क्या करेंगे? फैटी एसिड निकालेंगे, फिर उसके बाद आगे फैटी एसिड से हम लोग बहुत सारे प्रोसेस करने वाले हैं, तो आप देखते रहिए। और जो ट्राइग्लिसराइड है ये टोटल लिपिड का सबसे ज़्यादा मात्रा इसी की है, तो इसी पे हम लोग काम करेंगे ताकि हमको एनर्जी तो यहाँ से ज़्यादा मिल जाएगी। जब हम लोग ट्राइग्लिसराइड को तोड़ते हैं तो वो 2 भाग में टूटता है, एक मिलता है हमको उससे ग्लिसरॉल और दूसरा मिलता है क्या? फैटी एसिड। और इसका ट्राइग्लिसराइड का लिपोलाइसिस क्या है? यानी उसको तोड़ना बहुत आसान है। सिर्फ आप एक एंजाइम यूज करेंगे, ट्राइग्लिसराइड लाइपेज एंजाइम। ठीक है, कौन सा? ट्राइग्लिसराइड लाइपेज एंजाइम को यूज करेंगे तो वो क्या होगा? वो टूट जाएगा ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड बना देगा वो। ठीक है, तो ये बहुत आसान है और आपको मैंने पढ़ाया भी था, पूरा स्ट्रक्चर भी दिखाया था कि ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है, तो उसको याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ लेता है कि कैसे मतलब ट्राइग्लिसराइड बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनता है। अब आपके सिलेबस में पूछा है कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, यानी इस ग्लिसरॉल को क्या किया? रिमूव कर दिया। इसके बारे में आपको नहीं पूछा है,
ठीक है, क्या पूछा है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड का अब हम आगे प्रोसेस करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो बीटा ऑक्सीडेशन क्या है, तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज अ प्रोसेस बाय विच फैटी एसिड्स आर ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का क्या मतलब है कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से हम लोग क्या करते हैं, फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं और उससे फिर क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर्स इन 3 स्टेजेस। और जो इसका बीटा ऑक्सीडेशन है फैटी एसिड का, ये 3 स्टेज में होता है, यानी कि एक ही बार में हो जाएगा। 3 अलग अलग प्रोसेस हैं, तब जाके इसका क्या होता है, मतलब पूरी तरीके से ये ब्रेक डाउन होता है, यानी इसका पूरा समझिए कि बीटा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब असल ये होता है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात, ऑक्सीडेशन का असल मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन को रिमूवल किया जाता है तो हमको वहाँ से क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है। और जब इलेक्ट्रॉन मिलता है तो समझ लीजिए हमको वहाँ से क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। अब हम लोग 3 स्टेप क्या क्या है बीटा ऑक्सीडेशन के वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, बीटा यानी फैटी एसिड को जब हम लोग तोड़ेंगे, फैटी एसिड को तोड़ने के लिए, उसका ब्रेक डाउन करने के लिए, यानी उसको क्रेब्स साइकिल में ले जाके एनर्जी निकालने के लिए हमको 3 स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, तो वो है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड को क्या करेंगे हम लोग, एक्टिवेट करेंगे। समझ में आ रही बात। और एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि जो फैटी एसिड है अगर वो एसाइल को ए बन जाए, अगर वो क्या बन जाए, एसाइल को ए बन जाए, तो वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो सेल के साइटोसोल के अंदर होता है। कहाँ होता है, साइटोसोल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस होता है, जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ हो रहा था, साइटोसोल के अंदर हो रहा था। अब साइटोसोल से क्या है, अब इस जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है उसको क्या किया जाता है, जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है उसको क्या किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाया जाता है। यानी जो उसका मैट्रिक्स है, इनर मेम्ब्रेन है, उसका जो अंदर मैट्रिक्स है उसके अंदर उसको पहुंचाया जाता है। तो ये नहीं कि नॉर्मली कोई भी पहुंच जाता है वहां पे, ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसका एक पूरा मेम्ब्रेन है, वो हर एक को अलाउ नहीं करता है। सपोज दैट जैसे कि मान लीजिए हॉस्पिटल होते हैं जो बड़े बड़े, तो उसमें अगर आपको अपने पेशेंट से मिलने जाना है तो आपको एक ड्रेस पहनाया जाता है। समझ में आ रही बात, आपको एक ड्रेस पहनाया जाएगा हॉस्पिटल का, तब आप जाके वहाँ पे मिल पाएंगे। तो ऐसे ही जो ये मतलब फैटी एसिड है उसको कुछ चेंज किया जाएगा, उसको बदला जाता है, तब वो अंदर जा पाता है। तो वही होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है जो थोड़ा सा लंबा है, वो क्या, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर फिर क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है। यानी उसके अंदर 4 प्रोसेस होते हैं इसके अंदर आगे जाके, यानी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड उसके अंदर 4 प्रोसेस होते हैं, तब जाके वो बन जाता है एसिटाइल को ए। अब ये एसिटाइल को ए कहाँ पहुंचता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर। फिर उसका जो सारी एनर्जी है, जो सारा रस है, वो निचोड़ा जाता है, जैसे गन्ने का रस निचोड़ा जाता है मशीन के अंदर डाल के। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। यानी फैटी एसिड को सबसे पहले हम लोग एक्टिवेट करेंगे। तो एक्टिवेट करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमने लिया फैटी एसिड, उसको क्या बना देते हैं हम लोग, एसाइल एडिनाइलेट। क्या बनाते हैं, एसाइल एडिनाइलेट बना देते हैं। तो वो कैसे बनता है, तो इसमें एक एंजाइम यूज होता है जिसको बोलते हैं थियोकाइनेज। क्या एंजाइम यूज होता है, थियोकाइनेज। अब जहाँ पे काइनेज आ गया तो समझ लीजिए इसके अंदर क्या है, एनर्जी की हमको जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग एटीपी लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एटीपी यूज करते हैं। उसके बाद हमको क्या मिलता है, पायरोफॉस्फेट मिलता है। ठीक है, एक एटीपी यूज करते हैं, एंजाइम लगता है, तो हमको एक यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाता है पायरोफॉस्फेट। तो क्या बन जाता है, एसाइल एडिनाइलेट। तो क्या बन जाता है, एसाइल एडिनाइलेट। और फिर जब एसाइल एडिनाइलेट बन जाता है तो उसके बाद फिर अब इस यहाँ पे जरूरत होती है कि उसके अंदर एक हम लोग को ए एंजाइम को ऐड करें। क्या करें, को ए एंजाइम को हम लोग ऐड करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि को ए SH है, तो ये भी असल में क्या है, को ए एंजाइम ही है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये को ए एंजाइम अगर किसी के साथ जुड़ा रहता है तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, COA लिख देते हैं, को ए एंजाइम। और जब ये अलग रहता है, समझ में आ रही बात, जब ये अलग इसको लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, COASH। लेकिन पढ़ेंगे इसको भी हम लोग क्या, को ए एंजाइम ही। ठीक है ना, सिर्फ ये जगह की फर्क है। अगर सिर्फ यहाँ जगह का फर्क है, अगर ये किसी के साथ मिला हुआ है तो लिखेंगे को ए, और अगर अलग है तो लिखते हैं को ASH। ठीक,
अब जो ये एसाइल एडिनाइलेट है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं आगे इसके अंदर हम लोग मिलाते हैं को ए एंजाइम, तो वो क्या बन जाता है AMP यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बन के निकलता है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसलिए कि यहाँ से 2 फॉस्फेट अंदर घुसे थे तो एक फॉस्फेट यहाँ पे निकल के बाहर आ जाता है, तो हमको क्या मिल जाता है? एसाइल को ए। अब ये एसाइल को ए जो है वो क्या है? एक्टिव है, यानी इसको एक्टिवेट कर दिया गया है। तो हमारा जो पहला स्टेप था बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का, यानी समझ लीजिए फैटी एसिड को तोड़ने का जो सबसे पहला स्टेप था वो क्या था? एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, वो पूरा हो गया। 2 स्टेप और रह गए हैं। तो दूसरा स्टेप क्या है? तो ट्रांसपोर्ट। क्या है? ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपको हॉस्पिटल के अंदर जाना है तो उसका ड्रेस पहनना पड़ेगा, तब आप जा सकते हैं। या तो फिर ये कि खुद डॉक्टर जो है या उसका जो मतलब बड़ा आदमी है खुद आए और आपको लेके चला जाए तो कोई बात ही नहीं, तब तो आप जा सकते, कोई रोकेगा नहीं। अरे वहाँ तो सर सर करेंगे सब लोग आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये आप इधर देख रहे हैं तो ये क्या है? हमारा साइटोसोल है। ये वाला एरिया जो है ये क्या है? साइटोसोल है। और हमारे पास क्या है? एसाइल को ए मौजूद है, उसको इसके अंदर जाना है तो ये नहीं जा सकता है। समझ में आ रही बात? एसाइल को ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की एक समझ लीजिए पूरा मेम्ब्रेन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये इसका इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो इसके अंदर जो है ना एसाइल घुस नहीं सकता है, तो उसके लिए इसको कुछ बदलना पड़ेगा। उसके लिए कि इसी के अंदर का एक आदमी आता है और इसको कहता है अरे यार मेरे साथ चल ना तू। क्या है? वो कहता है मेरे साथ चल, मैं तुझे लेके चलूंगा, तू मेरे पीछे पीछे आ। या तो फिर ये कहता है कि वो अपना ड्रेस इसको पहना देता है। तो मैट्रिक्स है ये माइटोकॉन्ड्रिया का, इसके अंदर समझिए बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको परमिशन है कि वो जाएं और आएं, अगर चाहें तो किसी को अपने साथ ला सकते हैं और ले जा सकते हैं, ये परमिशन है उनको, ठीक है, जो इसके अंदर है। तो वही सारा प्रोसेस यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए क्या है? ये मेम्ब्रेन है, ये पूरा ये माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है? पूरा मैट्रिक्स है इधर साइड में, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन है, ये दीवार है, और आपका एसाइल को इधर है, ठीक है। एसाइल को इधर, इसको अंदर जाना है इधर। तो यहां से कार्निटीन, इसी का एक आदमी समझ लीजिए, या वो इधर आता है बाहर और इससे कहता है तुम्हें चलना, मेरे साथ चलो ना यार, मैं हूं, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। तो वो इसके साथ मिलता है। देख रहे, ये कार्निटीन आया तो यहां मिला, और ये एसिटाइल को, ये दोनों मिलते हैं। तो फिर इसका जो एसिटाइल को के साथ में जो को एंजाइम है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है? रिलीज हो जाता है को ए, तो SH बन जाता है, ठीक। मैंने बताया ना जब अलग होता है तो इसको को ASH लिखते हैं। तो ये इसके साथ आया, मिला, ये को ASH बन गया। अब जो ये कार्निटीन आया था और ये दोनों मिले थे तो क्या बन जाता है? एसाइल कार्निटीन। क्या बनता है? एसाइल कार्निटीन बन जाता है। अब जब ये एसाइल कार्निटीन बन जाता है तो फिर ये अंदर आराम से घुस जाता है, यानी ये जो कार्निटीन बाहर से आया था वो इसको लेके अपने साथ चला जाता है, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं होता है। तो इस तरीके से ये अंदर पहुंच जाता है। फिर कहता भाई देख, मैंने तुझे अंदर छोड़ दिया, अब तू मुझे छोड़, मैं अपना काम करूँ, तू अपना काम करे। फिर ये दोबारा जाता है अपनी जगह पे, ये कार्निटीन इससे अलग हो जाता है, ठीक है। ये कार्निटीन क्या होता है? अलग चला जाता है। फिर ये तैयार रहता है कि कोई दोबारा आए एसाइल को, मैं उसको लेके अंदर आऊं। अब ये एसाइल को, अब ये जो एसाइल है, ये एसाइल अकेला रह जाता है तो अकेले नहीं रह सकता है ये, ठीक है ना। ये जो एसाइल है ये अकेले नहीं रह सकता है, इसके साथ में कोई चाहिए। तो फिर को एंजाइम अंदर भी था ये, और ये बाहर भी, ये जो को एंजाइम है ये अंदर भी रहता है, ये बाहर भी रहता है। को एंजाइम आपको मिल जाता है हर जगह। तो फिर ये को एंजाइम जो है, ये को एंजाइम क्या होता है? एक तरीके से समझ लीजिए आपके विटामिन होते हैं। तो ये फिर इसके साथ में जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है? एसाइल को ए दोबारा से बन जाता है, ठीक है। तो ये है, कोई देखने में आपको लग रहा टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन कुछ है नहीं इसमें। सिर्फ इतनी सी बात है कि ये एसाइल को ए बाहर है, अंदर से कार्निटीन आया, उसको अपने साथ मिलाया, अंदर लेके गया, फिर कार्निटीन अलग हो गया, एसाइल को फिर से जैसा था वैसा बन गया। और फिर इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे जब ये मिलते हैं दोनों तो ये जो एंजाइम है को ए वो बाहर निकल जाता है, फिर यहाँ पे दोबारा आके इसके साथ में जुड़ जाता है। तो इतनी सी बात है। अब दूसरी बात है कि जब ये प्रोसेस होता है कार्निटीन के जुड़ने का और हटने का, तो वहां पे एक एंजाइम यूज होता है, तो कोई मुश्किल नाम नहीं है उसका, कार्निटीन ट्रांसफेरेज। क्या नाम उसका? कार्निटीन ट्रांसफेरेज। और ये चूंकि यहाँ पे हो रहा है तो उसको फर्स्ट बोलते हैं, और यही यहाँ पे जो हो रहा है तो उसको बोलते हैं कार्निटीन ट्रांसफेरेज 2, उसको कैट 1 और कैट 2 बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैट 1 और कैट 2। तो ये दूसरा जो प्रोसेस था ट्रांसपोर्ट का, तो वो भी हो जाता है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट मतलब बाहर से अंदर लेके जाना है, किसको? एसाइल को ए को। अब यहाँ पे होगा सारा प्रोसेस ना, जो ये क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है वो समझ लीजिए वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ लीजिए वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, और सिविल सर्विसेज वाले ऑफिसर्स भी हैं, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं। तो वहाँ पे बैठ के अच्छे से उसकी कुटाई करते हैं और सारा एनर्जी उससे निकालते हैं। तो अब यहाँ पे होगा सारा प्रोसेस। तो अब ये जो एसाइल को है,
एसाइल कोए, ये कहाँ पे आ चुका है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर आ चुका है। अब आगे उसको क्या बनाना है, एसिटाइल कोए बनाना है, ताकि ये दोबारा से क्रेब्स साइकिल के अंदर जा सके और फिर उससे एनर्जी को निचोड़ा जा सके। तो यहाँ पे 4 प्रोसेस होते हैं। एक क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ये समझिए कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा होता है हाइड्रेशन, यानी हाइड्रोजन की यानी समझिए वाटर की एंट्री होगी। फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी फिर से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज का मतलब तोड़ देना, बीच में से दो, एक चीज को दो बना देना, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस होंगे। अभी जो ये एसाइल कोए है उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या चाहिए हमको, डिहाइड्रोजेनेज एंजाइम चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, डिहाइड्रोजेनेज, जो हाइड्रोजन को रिमूव कराता है, ठीक है। हाइड्रोजन को क्या करता है, रिमूव कराता है। तो चूंकि ये एंजाइम इससे रिलेटेड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसाइल कोए डिहाइड्रोजेनेज। डिहाइड्रोजेनेज आपको याद है, तो ये वाला जो स्टेप है उसी से याद रखिए, डिहाइड्रोजेनेज। तो जब डिहाइड्रोजेनेज होगा यानी वहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, तो वहां पे क्या समझिए, इलेक्ट्रॉन को, अब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो उसको कोई अपने एक्सेप्ट करने वाला भी हो तो वहां पे आ जाता है FAD, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और वो उसको क्या बना देता है, FADH2, और फिर ये ले जाता है कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और फिर वहां से ATP का निर्माण होता है, ATP बनता है, ठीक है। तो ये जब होता है सारा प्रोसेस तो वो क्या बन जाता है, डेल्टा स्क्वायर ट्रांस एनोइल को ए बन जाता है, ठीक है। अब जब ये डेल्टा स्क्वायर ट्रांस एनोइल को ए बन जाता है तो दूसरा स्टेप क्या होता है, तब वहां पे होता है हाइड्रेशन। क्या होता है, हाइड्रेशन, यानी H2O की एंट्री होगी, यानी इसके अंदर वाटर मिलाया जाता है। तो मैट्रिक्स के अंदर वाटर भी होता है। तो जब हाइड्रेशन होता है तो फिर ये क्या बन जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए। क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए। अगर आप बीटा न भी लिखें तो आप लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी एसाइल को ए। बीटा की जगह आप 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसका स्ट्रक्चर तो बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ कार्बन की जो पोजीशन होती है वो बताया जा रहा है। तो एक होता है वहाँ पे बीटा कार्बन, एक होता है अल्फा कार्बन, तो वही ये बीटा है, ठीक है। तो आप इसकी बीटा की जगह 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बीटा की जगह आप 3 हाइड्रोक्सी एसाइल को ए भी लिख सकते हैं। तो जब ये बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए बन जाता है तो फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, फिर से ऑक्सीडेशन होता है, यानी क्या आएगा, डिहाइड्रोजेनेज एंजाइम आएगा। तो अब ये जो एंजाइम का नाम क्या है, तो ये जो नाम यहाँ पे वही यहाँ पे है, तो वही है यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी एसाइल को ए। अब ये हाइड्रोक्सी ऐसे लिखा है, आप OH भी लिख देंगे तो भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल आप पढ़े हैं, OH जो होता है हाइड्रोक्सिल होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी 3OH से क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी एसाइल को ए, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, तो 3 हाइड्रोक्सी एसाइल को ए डिहाइड्रोजेनेज। और फिर जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आ जाएगा, उसको ले लेगा और क्या बना देगा, NADH2 बना देगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एनर्जी मिल जाएगी, लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास और फिर वहाँ से एनर्जी का ATP बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो जब ये सारा प्रोसेस होता है तो फिर ये क्या बन जाता है, बीटा केटो एसाइल को ए, ठीक है। जब ये सारा प्रोसेस होता है तो ये क्या बन जाता है, बीटा केटो एसाइल को ए। ये आपको स्टेप्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 3 ही तो हैं। एक तो आपको एसाइल को ए याद ही है, 3 स्टेप याद करने हैं, ठीक है ना, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो ये क्या बन जाता है, बीटा केटो एसाइल को ए। तो जब ये बन जाता है तो अब चौथा स्टेप इसमें क्या आता है, चौथा स्टेज क्लेवेज, यानी इसको अब तोड़ना है, ठीक है। इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो अब ये जो एसाइल है ये भी बिना को ए के नहीं रह सकता है, और ये जो बीटा कीटो है और ये भी अकेले नहीं रह सकता है, इसको भी कुछ चाहिए। तो फिर क्या आता है, फिर क्या मिल जाता है, को ए एंजाइम मिल जाता है। तो ये इसके अंदर इसकी एंट्री होती है, ठीक है। क्या होती है, इसके अंदर एंट्री होती है किसकी, को ए की। तो और इसी के साथ में यहाँ पे जिसको तोड़ना है तो थियोलेज एंजाइम यूज होता है, क्योंकि इसको तोड़ना है, इसको क्लीवेज करना है। तो एंजाइम कौन सा आता है, थियोलेज। थियोलेज क्या करता है, इसको तोड़ देता है। तो एक बन जाता है हमारा एसाइल को ए, जो शुरू में था एसाइल के को ए, वो समझ लीजिए वैसे ही सेम का सेम मिल जाता है। और दूसरा जो हमको चाहिए था वो मिल जाता है क्या, एसिटाइल को ए। अब आपने पढ़ा था ना, ये एसिटाइल को ए ये दो कार्बन एटम का एक मॉलिक्यूल होता है, ये 2 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल होता है, 2 कार्बन एटम का क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। और ये अब तैयार है कि कहाँ पे जाने के लिए, अब ये चला जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी एसिटाइल को ए बन रहा है, ये जरूरी नहीं कि हर एक एसिटाइल को ए क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाए। समझ में आ रही बात, इसको ऐसे एग्जांपल से समझिए कि आपके घर के अंदर पानी की टंकी लगी है, लाइट भी है, मोटर भी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर लाइट आ रही है, मोटर है, तो दिन भर आप मोटर चलाते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। लाइट आ रही है, आप दूसरे काम उससे कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त उससे क्या कर रहे हैं, हर वक्त आप मोटर ही चलाते रहें, टंकी भरी हुई तब भी,
ऐसा तो नहीं करते हैं ना। ऐसे ही जो क्रेब्स साइकिल है वो हर वक्त नहीं चलेगा। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी, जब ग्लूकोज से जब उसको क्या करना, जब उसको एटीपी बनाना रहेगा, उसको एक पता चलता है कि हमको कब बनाना कब नहीं बनाना है। समझिए उसके पास अलार्म लगा हुआ है, जब उसको लगता है कि हाँ अब क्या एटीपी खत्म हो रही है तो वो एटीपी बनाना शुरू करता है, क्या कहते हैं क्रेब्स साइकिल चलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि हर वक्त चलेगा। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने घर की टंकी, जैसे कि आप अपने घर का मोटर हर वक्त नहीं चलाते हैं, यानी हर वक्त ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही जो ये क्रेब्स साइकिल वो हर वक्त नहीं चलता रहता है। लेकिन ये इसका मतलब लेकिन ये जो है एसिटाइल कोए ये इस लायक है कि ये क्रेब्स साइकिल के अंदर जाए और एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ये जो तीनों प्रोसेस हैं ये पूरा मिला के क्या बनता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। पहला स्टेप क्या था, एक्टिवेशन, यानी हम लोगों ने एक्टिव किया किसको, फैटी एसिड को, तो वो क्या बन गया एसाइल कोए। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया, कहाँ लेके आए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके आए। तो फिर अब वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कार्निटीन आता है और उसको लेके अंदर पहुँच जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जो एसाइल कोए है उसका बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है और उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। एक बार ऑक्सीडेशन होता है, फिर क्या होता है हाइड्रेशन होता है, फिर ऑक्सीडेशन होता है, फिर क्लीवेज होता है। तो ये 4 स्टेप होने के बाद अब ये जब एसिटाइल कोए बन जाता है तो ये समझिए कि फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो अब ये जो मैं बता रहा था कि एसिटाइल कोए जो है ये ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा क्रेब्स साइकिल में पहुंच जाएगा। तो अगर ये नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या होगा, ये ऐसे घूमता रहेगा इधर उधर, एसिटाइल कोए बन के परेशान करता रहेगा। तो उसके लिए भी एक समाधान है, वो क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कीटोन बॉडीज। क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कीटोन बॉडीज। तो अब आप समझ रहे हैं कि तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि कीटोन बॉडीज क्या होता है। समझ में आ रही है, आपके सिलेबस में पूछा है मेटाबॉलिज्म ऑफ कीटोन बॉडीज। तो इससे पहले कि हम लोग इसका मेटाबॉलिज्म पढ़ें, पहले ये समझिए कि ये होते क्या है, कीटोन बॉडीज क्या है। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज कीटोन बॉडीज, तो आप क्या लिखेंगे, तो दीज आर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। ये क्या है, इतना लिख दीजिएगा, आप काम बन जाएगा कि जो कीटोन बॉडीज हैं ये क्या होते हैं, ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं, यानी ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं तो उसी में बनता है। जैसे कि एक मेटाबॉलिज्म चला तो एसिटाइल कोए बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या मेटाबॉलिज्म जब होता रहता है तो उसी से बना हुआ एक प्रोडक्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कीटोन बॉडीज। जैसे कि आपका ये क्या है, एसिटाइल कोए बना, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी क्रेब्स साइकिल चल नहीं रहा है, लेकिन ये बना हुआ बैठा है। अब जो ये ऐसे बैठे रहते हैं ना, आवारागर्दी करते हैं, ये परेशान करते हैं। तो जहाँ पे भी निगेटिव चार्ज दिखेगा पता चला उधर उसकी तरफ लपक रहा है। मान लीजिए बहुत सारे आवारागर्दी टाइप के बच्चे होते हैं, उनको जहाँ पे भी दिखता है कि हाँ कोई लड़की जा रही है, घूरना शुरू कर देते हैं, उसके पीछे सीटी बजाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा किया जाए कि इनको कैसे, मतलब इनको चेंज कर दिया जाए, कुछ ऐसा काम दे दिया जाए या कुछ ऐसी दवा दे दी जाए इनको कि इनका दिमाग थोड़ा सा उधर से हट जाए और ये अपने पढ़ाई में ध्यान लगाने लगें। तो क्या किया डॉक्टरों ने, इनको ऐसी दवाएँ दी जिससे इनको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा या हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा तो आदमी नपुंसकता की तरफ चला जाता है। समझ में आ रही बात, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, वो सेक्स करने के लिए काबिल नहीं हो तो उसका मन भी नहीं करता है, उसको लिबिडो हो जाता है, यानी लड़की उसको देख रही है, घूर रही है, बुला रही है, अरे यार जब कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही बात, तो उसको लिबिडो हो जाता है। तो ऐसे ही इन जो ये आवारा कुछ प्रोडक्ट घूम रहे थे जिनको अभी इनका कोई काम नहीं था, उसको परेशान कर रहे थे, कोई भी निगेटिव चार्ज दिख रहा था उसके पास भाग रहे थे, उसके पीछे सीटियां बजा रहे थे, तो इनके अंदर कुछ ऐसा चेंजेस कर देते हैं कि ये चुपचाप बैठे रहते हैं, इनको निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से कुछ मतलब नहीं है, अपने काम से काम। ठीक है, तो वह यही प्रोसेस समझ लीजिए यहाँ पे होता है। तो ये जो प्रोडक्ट नया बन रहा है इसको क्या हम लोग बोलते हैं, कीटोन बॉडीज। इतना समझिए, ये सिर्फ एग्जांपल दिया है मैंने, अब इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कीटोन बॉडीज क्या होते हैं, तो समझिए कि कीटोन बॉडीज क्या होते हैं, तो दीज आर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं, मीन्स दे आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। तो ये कब बनते हैं, तो ये जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसी वक्त ये बनते हैं। और जब वो बनते हैं तो फिर ये उन बॉडी को लगता है इनकी ज़रूरत नहीं है तो उसकी फॉर्म बदल देती है और दूसरे फॉर्म में उनको क्या करती है, अपने बॉडी के अंदर स्टोर कर लेती है। ठीक है, तो वो होते हैं तो वो क्या होते हैं, कीटोन बॉडीज होते हैं। हालांकि कभी कभी उनको जब उनका कोई काम नहीं रहता है तो उनको ये समझा जाता है कि ये तो क्या है, एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर उन्हीं से क्या है, केटोलाइसिस करके एनर्जी प्रोड्यूस करवा लिया जाता है। समझ में आ रही बात, ऐसा लग रहा था कि ये जो बच्चे हैं उनको दवा दे दी गई है, अब तो ये किसी काम के नहीं है,
अब तो इनका मतलब कि बोलते क्या, इनको तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, अब तो इरेक्टाइल होगा ही नहीं, ये तो शादी करने के लायक नहीं है। लेकिन फिर एक इंजेक्शन लगाया जाता है और सारी बीमारी खत्म, हाइपोथायरॉइडिज्म और हाइपरथायरॉइडिज्म जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया, फिर से ये क्या एकदम फ्रेश हो गया। तो ऐसे ही फिर इनको तैयार कर दिया जाता है और फिर ये अपना काम करने के लिए तैयार रहते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो 3 मेन प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बॉडीज बोलते हैं। 3 मेन प्रोडक्ट हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बॉडीज बोलते हैं। तो सबसे पहला क्या है, एसीटो एसीटोन, क्या है, एसीटो एसीटोन। और दूसरा है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। और तीसरा क्या है, एसीटोन, क्या है, एसीटोन। तो अब ये जो कीटोन बॉडीज बनते हैं तो उसका फॉर्मेशन होता है, समझो ये आवारागर्दी की तरफ फिर रहे थे, 2-4 थे, आप एक साथ में मिला दिया उनको और बना देते हैं एक नया प्रोडक्ट। तो उसको, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कीटोजेनेसिस, यानी कीटोन बॉडीज बनाना, यानी एक नया प्रोडक्ट बना के उसको रख देना कि जो चुपचाप बैठा रहे और जब ज़रूरत पड़े तो उससे फिर हम लोग एनर्जी ले सकें। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कीटोजेनेसिस। तो जैसे कि देख लिए बहुत सारे एसिटाइल कोए बनते रहते हैं, एसिटाइल कोए बनते रहते हैं, तो अब वो सब क्रेब्स साइकिल में नहीं जा पाते, इधर उधर घूमते हैं, तो उनको क्या किया, मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, वो क्या होता है, कीटोन बॉडीज। तो ऐसे ही 2 एसिटाइल कोए घूम रहे थे, ठीक है। अब इनको क्या किया जाता है, मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब ये इसका जो प्रोसेस है, अब जो बातें हो गई उसको छोड़िए, अब एक नया एग्जांपल से समझिए कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो समझ लीजिए कि एक बंदर है, बंदरों को केला बहुत पसंद होता है। तो एक बंदर था, उसके पास एक केला था, ठीक है, और दूसरा बंदर था, उसके पास भी एक केला था, ठीक। तो दोनों आपस में आए, दोनों एक साथ मिले, तो एक उसमें थोड़ा ताकतवर था, उसने दूसरे का केला छीन लिया। उसने केला छीन लिया, यानी मतलब समझिए कि उसने एसिटाइल को दोनों के पास में, अब इस यहाँ से समझिए कि दोनों के पास में क्या थे, एक एक एसिटाइल को ए थे। तो एक जो बंदर थोड़ा चालाक था और ताकतवर था, उसने दूसरे का छीन लिया। तो किसी एक के पास में, जब किसी एक के पास में 2 एसिटाइल को ए आ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटो एसिटाइल को ए, क्या बोलते हैं, एसीटो एसिटाइल को ए। अब इसके पास 2 थे, तो अब इसका क्या हौसला और बुलंद हो गया, देखा कि एक बेवकूफ सा और मतलब बंदर था, केला लेके जा रहा है, उसको बुलाया, इधर आ, सुनो सुनो। कहा ठीक है, क्या बात है, हाँ। तो कहा कि क्या लिए हो, कहा केला है। तो उससे भी छीन लेता है, उससे भी क्या किया, छीन लिया। यानी ये समझिए कि उससे भी क्या, एक एसिटाइल को ए छीन लिया। अब इसके पास 3 एसिटाइल को ए हो गए। तो जिसके पास 3 एसिटाइल को ए, जब एक साथ में 3 एसिटाइल को ए मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं HMG को ए। उसको क्या बोलते हैं, HMG को ए। तो ये आपको याद हो गया, ये 3 स्टेप याद कर लीजिए, आगे के स्टेप आसान है। सबसे पहला 2 एसिटाइल को ए मिले, उसको बोलते हैं एसीटो एसिटाइल को ए। फिर एक और एसिटाइल को ए मिल गया, उसको बोलते हैं हम लोग HMG को ए, ठीक। तो वही हो रहा है यहाँ पे। तो एक एसिटाइल को ए, दूसरा एसिटाइल को ए, दोनों आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटो एसिटाइल को ए। अब लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि एक ही को ए एक साथ में जमा हो सकता है, 2 को ए, यानी जो 2 को ए इंजाइम है वो एक साथ जमा नहीं हो सकते। अब इन दोनों को मिलाने के लिए एक इंजाइम की जरूरत पड़ती है, वो क्या है, थियोलेज। तो थियोलेज इंजाइम आता है और फिर क्या होता है, ये जो एसिटाइल, जो एक को ए इंजाइम है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। 2 को ए इंजाइम एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो एक को ए इंजाइम क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो 2 एसिटाइल को ए मिल जाते हैं तो उसको क्या बन जाता है, एसीटो एसिटाइल को ए। क्या बनता है, एसीटो एसिटाइल को ए। उसके बाद फिर क्या होता है, एक और बंदर मिल जाता है उसको कहीं से, और एक केला उसको और मिल जाता है। तो तीसरा जब एक और इंजाइम मिल जाता है, तीसरा जब एक और एसिटाइल को ए मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HMG को ए। यहाँ पे अगर नहीं लिखा है तो आप इसमें मिला सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए को ए, ठीक है। तो एक और एसिटाइल को ए की एंट्री हो जाती है यहाँ पे, ठीक। एक तो 2 थे ये, फिर एक और एसिटाइल को ए आता है, तो ये क्या बन जाता है, HMG को ए। अब यहाँ पे भी एक इंजाइम की जरूरत पड़ती है, तो वो यही इसी जो इसका नाम है वही आप कर देंगे, क्या 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 नाम रखेंगे, HMG को ए सिंथेज। क्या बोलेंगे, HMG को ए सिंथेज। और इसका अगर फुल फॉर्म देखना है तो वो हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेरिल सिंथेज। इसी के आगे आप क्या लगा दीजिए, सिंथेज लगा दीजिए, तो हो जाएगा आपका ये इंजाइम। अगर नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे एक और एसिटाइल को ए जोड़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंथेज आ जाएगा। तो आप सीधे HMG सिंथेज लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिख देंगे, सिंथेज। तो
तो भी आपका काम चल जाएगा, इतना लिख दीजिएगा HMG। अगर नहीं भी याद करते ना, ये एंजाइम छोड़ दीजिए तब भी काम चल जाएगा। तो सिर्फ स्टेप याद कर लीजिए। तो क्या बन जाता है HMG CoA। फिर आपने देखा कि इसके साथ में भी CoA था, तो फिर यहाँ से 2 CoA एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो फिर एक CoA क्या होता है, रिलीज हो जाता है। और यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं HMG CoA लाइएज। तो जब ये प्रोसेस होता है तो ये क्या बन जाता है, एसीटोएसीटेट। क्या बन जाता है, एसीटोएसीटेट। अब इसी से दोनों क्या है, जो आपने पढ़ा था वो दोनों जो कीटोन बॉडीज हैं इससे बन जाएंगे। तो इधर से जब वाटर रिलीज होगा तो एक क्या बनेगा, एसीटोन बन जाएगा, और दूसरा क्या बनेगा इससे, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। इसमें क्या होता है, एक एंजाइम यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजेनेज। क्या होगा, डिहाइड्रोजेनेज। यहाँ पे थोड़ा सा मामला उल्टा है, ठीक है। इसमें एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे समझिए एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, तो फिर वो क्या बन जा रहा है, NADA, ठीक है। NADH दिया जा रहा है तो वो क्या बन रहा है, NADA। और ये NADH जो है NADH प्लस माइनस है, इसको आप NADH2 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो ये जो प्रोसेस था ये क्या था आपका, कीटोजेनेसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे कीटोलाइसिस। तो कीटोलाइसिस क्या है, तो ये जो कीटोजेनेसिस था उसी का सेम उल्टा है। और ये क्यों किया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के लिए। मैंने बताया था ना कि उनको मतलब थोड़ा सा मतलब उनके अंदर चेंजेस करके उनको बिठा देते हैं ताकि ये इधर उधर छेड़छाड़ ना करें। फिर जब ज़रूरत पड़ती है कि उनको शादी कर दी जाए तो फिर क्या करते हैं, उनको इंजेक्शन लगाते हैं और फिर वो क्या होता है, एकदम तैयार होता है, उसके अंदर इरेक्शन होने लगता है, वो शादी के लायक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही अब ये क्या, अब इसकी ज़रूरत पड़ रही है भाई, चलो अब उनको काम करना है मैदान में, तो उसको एक मतलब उसको अब चेंज करना है ना, तो अब वो चेंज किया जा रहा है। तो उसको क्या बनाएंगे हम लोग, एसिटाइल CoA बनाना है। तो क्या होगा, आपने पढ़ा था कि लास्ट प्रोडक्ट 2 बने थे, उसमें से एक क्या था, एसीटोन बना था और एक क्या बना था, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो अब इसी पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी देखा था आपने कि लास्ट स्टेप में क्या हो रहा था, डिहाइड्रोजेनेशन हो रहा था, यानी डिहाइड्रोजेनेज एंजाइम काम कर रहा था। तो यहाँ पे भी डिहाइड्रोजेनेज एंजाइम काम करेगा, लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घुस रहा था अंदर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो फिर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर आएगा और क्या बन जाएगा, NADH, यानी एनर्जी हमको यहाँ से मिलेगी। ये जाएगा लेके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के पास, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा, तो डिहाइड्रोजेनेज, और पूरा ये नाम इसका लगा दीजिएगा। उसके बाद जो उसका ऊपर का स्टेप था वो क्या था, एसीटोएसीटेट। तो वही तो है एसीटोएसीटेट। अब इसके अंदर जरूरत है कि एक CoA जोड़ा जाए, एक CoA जोड़ा जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सक्सिनाइल CoA। अब जब सक्सिनाइल CoA आएगा तो CoA तो अंदर घुस जाएगा और ये सक्सिनेट वापस से क्या है, बाहर निकल जाएगा। अब जो एंजाइम यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा कीटोएसाइल CoA ट्रांसफरेज, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होगा, तो अब ये जो एसीटोएसीटेट है वो क्या बन जाएगा, एसीटोएसिटाइल CoA। क्या बनेगा, एसीटोएसिटाइल CoA। तो अब यहाँ पे 2 एसिड, क्या समझिए, यहाँ पे 2 एसिटाइल आ गए हैं और CoA एक है, तो एक और CoA अंदर घुसा देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या घुसाएंगे, CoASH, यानी जब ये अकेले रहता है तो इसको हम लोग CoASH बोलते हैं। तो एक CoA और घुसाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एसिटाइल CoA। तो 2 एसिटाइल CoA मिल जाएंगे। तो आसान है स्टेप सारा। सबसे पहले बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट के लेंगे, उसके अंदर फिर क्या होगा, एक एंजाइम लगाएंगे डिहाइड्रोजेनेज, तो वहाँ पे एनर्जी भी मिल जाएगी और क्या बन जाएगा, एसीटोएसीटेट बन जाएगा। इसके अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे, एक CoA को और घुसाएंगे, तो ये CoA डायरेक्टली नहीं घुस पाएगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कत हैं। तो अब ये जो CoA डायरेक्टली नहीं घुसेगा यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सक्सिनाइल CoA लेके आएंगे। तो CoA अंदर चला जाएगा और सक्सिनेट बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, एसीटोएसिटाइल CoA। अब यहाँ पे क्या है, 2 एसिटाइल हो रहा है यहाँ पे और CoA एक ही है। तो फिर क्या करते हैं, एक और CoA की एंट्री करते हैं, तो 2 हमको क्या मिल जाता है, एसिटाइल CoA, ठीक है। 2 एसिटाइल CoA मिल गए। अब ये क्या है, एनर्जी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब ये क्रेब्स साइकिल के अंदर जा सकते हैं। अब एक टॉपिक और था इसमें, इस सिलेबस में, डिसीजेज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, यानी जो लिपिड है अगर उसका सही से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो क्या बीमारियां होंगी, क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां पैदा हो सकती हैं। काफ़ी देर से बोल रहा हूं मैं, अब थोड़ा थक गया हूं। तो इसमें कुछ बातें याद रखिए। तो इफ़ लिपिड्स आर एक्यूमुलेटेड इन बॉडी फॉर लॉन्ग टाइम इट इज़ कॉल्ड लिपोडोसिस। ये कह रहे हैं कि अगर जो लिपिड है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या एक्यूमुलेट हो जाए, यानी इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो टूट नहीं रहे हैं, तो अगर वो ज़्यादा दिन तक एक्यूमुलेट रहते हैं, जमा रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपोडोसिस। क्या बोलते हैं, लिपोडोसिस बोलते हैं, ठीक है। एबनॉर्मलिटीज इन सम एंजाइम्स फंक्शन प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ
लिपिड्स इनटू एनर्जी। ये कह रहे हैं कि अगर बहुत सारे इंजाइम काम करते हैं लिपिड को तोड़ने के लिए, तो कह रहे हैं कि जो इंजाइम है उनके फंक्शन में अगर एबनॉर्मलिटीज़ आ जा रहा है, यानी वो काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, प्रिवेंट। तो ये जो मतलब डिसफंक्शन हो रहा है, एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं, तो वो एबनॉर्मलिटीज़ क्या करेंगी, प्रिवेंट दी कन्वर्जन ऑफ लिपिड्स इनटू एनर्जी। तो वो क्या है, लिपिड को एनर्जी बनने से रोक देती हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिसऑर्डर। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, कि उनको मतलब लिपिड को एनर्जी बनने न दिया जाए, यानी वो कन्वर्जन न हो पाए, बोलते हैं इस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिसऑर्डर, ठीक है। द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स इन द बॉडी इन एक्सेस अमाउंट कॉज डैमेज ऑफ सेल ग्रेजुअली। और ये कह रहे हैं कि अगर जो ये लिपिड्स हैं, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में क्या है, जमा हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और वो जमा होते जा रहे हैं, तो फिर क्या हो करेंगे, वो हमारी बॉडी के सेल को डैमेज कर देंगे। लीवर के अंदर हैं तो लीवर को डैमेज कर देंगे, देखते हैं फैटी लीवर हो जाएगा, और भी दिक्कत होंगी, और दूसरे सेल को भी हमारे डैमेज करते हैं। अब कुछ बीमारियों के नाम हैं जो मतलब क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म की वजह से होते हैं, यानी लिपिड का अगर मतलब पूरी तरीके से मेटाबॉलिज्म ना हो तो कुछ बीमारियों के नाम है। कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ बीमारियां ली हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, कीटोएसिडोसिस। क्या है, कीटोएसिडोसिस। तो इसमें क्या होता है, द एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन बॉडी इज इन एक्सेस अमाउंट कॉल्ड कीटोएसिडोसिस। तो अब एक बीमारी क्या है, कीटोएसिडोसिस। तो कीटोएसिडोसिस का मतलब क्या है, तो जो कीटोन बॉडीज़ होते हैं वो अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में जमा हो गए, समझ में आ रही बात, कि जो कीटोन बॉडीज़ हैं अगर उनका क्या है, कीटोलाइसिस नहीं हो पा रहा, उनको तोड़ा नहीं जा रहा है, वो टूट नहीं पा रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जमा हो गए, तो फिर क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कीटोएसिडोसिस। और ये कीटोन बॉडीज़ जो है ना, ये किससे बनते हैं, जो फैटी एसिड टूटता है उससे जो प्रोडक्ट बनता है एसिटाइल कोए, तो उसी को बना के दोबारा हम लोग क्या करते हैं, ये कीटोन बॉडीज़ बना लेते हैं। तो अब कीटोन बॉडीज़ अगर क्या है, मेटाबोलाइज नहीं हो रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, कीटोएसिडोसिस हो जाएगा। अब ये कीटोएसिडोसिस भी कई तरीके का हो सकता है। तो एक क्या है, अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस। तो ये कब होता है कि जब आदमी बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पी रहा है, तो वो होता है, और लंबे समय तक पीता रहता है, 10 साल तक, 20 साल तक, तो उसको उससे जो मतलब कीटोन बॉडीज जमा होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस। दूसरा क्या है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो इसका क्या मतलब है, ए कंडीशन इन विच बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेस ब्लड एसिड्स। ये कह रहे हैं कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड एसिड का प्रोडक्शन करने लग जाती है, ब्लड एसिड का प्रोडक्शन करने लग जाती है। ब्लड एसिड का मतलब ये है कि कीटोन, यानी हमारी बॉडी जब बहुत ज़्यादा क्या है, कीटोन बनाने लग जाती है, तो और जो कीटोन जो होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं, तो ये ब्लड में भी आते हैं। तो ब्लड के अंदर जब इनकी मात्रा ज़्यादा होने लगती है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। क्या बोलते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो ये क्यों होता है, तो ड्यू टू सम इन्फेक्शन और इलनेस द सिक्रेशन ऑफ सम हार्मोन्स increased which counteract insulin and amount of insulin decrease and cause diabetic ketoacidosis। समझ में आया। ये कह रहे हैं कुछ बीमारियां हो गई, कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होने लगते हैं जो इंसुलिन को क्या करते हैं, काउंटरैक्ट करते हैं, यानी इंसुलिन के अगेंस्ट काम करने लग जाते हैं। इंसुलिन को समझ लीजिए मतलब दबाना शुरू कर देते हैं, उसको काम नहीं करने देते हैं। समझ में आ रही बात। तब क्या होता है, तो फिर जब इंसुलिन कम हो जाता है, जब इंसुलिन कम होता है तो फिर कीटोन बॉडीज़ टूट नहीं पाते हैं। जब कीटोन बॉडीज़ नहीं टूटते हैं तो ब्लड के अंदर ज़्यादा वो दिखने लग जाते हैं, ज़्यादा अमाउंट में आ जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक। एक और बीमारी है फैटी लीवर। तो फैटी लीवर आप कई बार पढ़ चुके हैं। तो अगर ज़्यादा अमाउंट में क्या कहते हैं फैट हमारे लीवर के अंदर क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है और लंबे समय तक वो रहता है, तो फिर क्या होता है, हमारे लीवर के जो सेल हैं वो क्या होता है, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। समझ में आ रही बात। वो क्या होते हैं, इनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, फिर वो क्या है, अनेबल टू वर्क प्रॉपर्ली, अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, सेल निक्रोसिस, यानी सेल क्या होते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। उसके कुछ सिम्टम्स क्या हैं, तो लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी आदमी को भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस होने लग जाएगा, यहाँ पे लॉस लगा लीजिए, ठीक है। और क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, यानी जो हमारा पेट वाला इंटेस्टाइन वाला एरिया उसमें दर्द होने लगेगा। क्या होगा, फटीग होगा और वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। ये 50 नहीं है, ये क्या है, ये ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है।
चौथी एक बीमारी और है, वो क्या है, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। ठीक है, यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो व्हेन कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज इन ब्लड इट इज़ कॉल्ड हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल लीड्स टू हार्ट डिसऑर्डर। और जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो फिर क्या होता है, वो ले जाता है हमारे हार्ट डिसीज़ की तरफ, यानी उससे फिर क्या होता है, आर्टरीज के अंदर जाके वो जमा होना शुरू हो जाता है। समझ में आ रही बात, हार्ट के जो अंदर आर्टरीज हैं उसके अंदर जमा होना शुरू कर देता है, हार्ट को कमज़ोर कर देता है, तो फिर आदमी को क्या है, हार्ट की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एंजाइना हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो कई सारी दिक्कतें इससे क्रिएट हो सकती हैं। मैं बिल्कुल थक चुका हूँ एकदम, और हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो खेलने के लिए जा चुके हैं प्ले ग्राउंड में, लेकिन मैं यहाँ पे कुर्बानी दे रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अभी आप आवाज़ सुन रहे थे जो शोर की, तो वो क्या था, वो सब खेलने के लिए जा रहे थे, लेकिन मैंने खेलना भी कम कर दिया। मुझे खेलना बहुत पसंद है, हम लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से नहीं खेल पाता हूँ लेकिन खेलने को मन करता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुर्बानी देता हूँ। मैं पहले सुबह में भी खेलता था लेकिन अब छोड़ दिया हूँ सुबह में खेलना। तो आप लोगों के लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे होंगे। मैं कंटिन्यू रोज़ाना तकरीबन 12 से 15 घंटे मेहनत करता हूँ ताकि मैं जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट कर सकूँ। समझ में आ रही बात। मैं आप लोगों को भी चाहिए कि आप मुझे पूरा सपोर्ट करें। उसके लिए मैंने एक तरीका निकाला है कि अब ये जो PDF है ये मैं हर एक को नहीं देता हूँ, 7 चैप्टर तक मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। अब भी वो टेलीग्राम पे क्या अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हैं, फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। आगे के जो ये चैप्टर्स हैं, जो ये PDF है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो एक चैप्टर के लिए मुझे 1 रुपया देंगे। यानी ये समझिए कि आपके तकरीबन 100 चैप्टर बनते हैं, अगर सारे को मिला लिया जाए तो अगर आप 100 रुपया पेमेंट करते हैं तो आपको एक पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहाँ पे मैं ये PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको मन करता है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस तरीके से आप मुझे हेल्प भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली आप मुझे पैसा भेजेंगे तो ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए एक बहाने से आप मुझे हेल्प करेंगे तो मुझे भी लेने में अच्छा लगेगा, आपको देने में भी इतनी दुश्वारी नहीं होगी। तो अगर आप मुझे पेमेंट करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ बिल्कुल भी कोई फ़ोन ना करे, मैसेज करिएगा सिर्फ व्हाट्सएप पे। तो ये हमारा क्या है 9694480523। ठीक है, ये मेरा क्या है अकाउंट, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। आपको फ़ोन नहीं करना है इस पे। अगर पेमेंट करना चाह रहे तो ये मेरा फ़ोन पे भी है, गूगल पे भी है और पेटीएम पे, ये सारे जगहों पे ये नंबर मेरा जुड़ा हुआ है। आप इस पे 100 रुपया पेमेंट करिए और फिर उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके UPI ID के साथ में आप मुझे वो सेंड करिएगा, मैं आपको फिर पेड ग्रुप में आपको जोड़ दूँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।